हेलो एंड वेलकम टू ऑल। किवें हो सारे। होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे। सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम। आज हम करने वाले हैं अपना बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट जो कि है इकोनॉमिक्स। ये इसका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और इसको हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सीडीएस, वो भी विद हैंड रिटन नोट्स। पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ की डिटेल्स एट द एंड ऑफ वीडियो दी हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। प्लस इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, तो वो क्वेश्चंस आते हैं भैया अपने को जो करंट इवेंट होते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी अपनी इकोनॉमी में चेंज हुए, इंडिया की इकोनॉमी में चेंज हुए, तो उनसे रिलेटेड कंटेंट को जोड़कर अपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स से जोड़कर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए अपने को इकोनॉमिक्स के बेसिक्स तो पता होना चाहिए, और आज हम ये जो लेक्चर होगा ये बेसिक्स से एकदम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसमें करने क्या क्या वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स करेंगे हम। ठीक है, उसके टाइप्स और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते क्या क्या हैं वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है टॉपिक्स क्या क्या होंगे, वो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी का जो भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे वो वाली चीज़ें। उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, और उसके सेक्टर्स कौन से मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो वाली चीज़ें, या फिर प्राइवेट और या फिर पब्लिक सेक्टर, वो वाली सभी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स तो इसका मतलब क्या है, ये एक सोशल साइंस है जो कि किस चीज़ से मतलब कि संबंधित है, प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से और कंजप्शन से। किस चीज़ के, गुड्स एंड सर्विसेज के। मतलब कि जो भी अपना प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि पेंसिल हो गया तो वो एक प्रोडक्ट है, तो वो अपना एक गुड के अंदर आएगा, गुड्स। ठीक है, और जो सर्विसेज हो गया, जैसे कि अभी कोई बैंक में अपना काम कर रहा है एज ए सर्विस, मतलब कि क्लर्क एज ए क्लर्क काम कर रहा है, तो वो क्या दे रहा है, वो सर्विस दे रहा। तो उन सभी का मतलब कि उनका प्रोडक्शन होना या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना, उन सर्विसेज का भी या फिर उन गुड्स का भी, तो वो किस प्रकार से होता है, उसकी स्टडी किस में की जाती है, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसमें ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, उसका बनना, डिस्ट्रीब्यूशन उसको किस तरह से कहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, कितने स्केल पर पहुँचाया जा रहा है, और कंजप्शन हो गया, उसको कितना खरीदा जा रहा है, उसको कितना मतलब कि कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, ओके सर। अब क्या आता है, इन सिंपल टर्म्स इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटी यूजेज इट्स लिमिटेड सोर्सेज। ओके, अब मेन बात आती है, इकोनॉमी इज द सोशल एक्टिविटी वेयर द पीपल कम टुगेदर टू प्रोड्यूस, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रेड एंड फैसिलिटेट द कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है, हाँ पहले मैं ये बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इनमें फ़र्क क्या क्या है। इकोनॉमिक्स तो ये तो एक सब्जेक्ट के तौर पर हो गया, मतलब कि उसकी स्टडी करना, थ्योरेटिकल स्टडी करना, तो वो तो हो गया अपना इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमी होता है ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, विद मतलब कि थ्योरी भी होती है, बट जहाँ पर थ्योरी अप्लाई की जाती है वो जगह है इकोनॉमी। ठीक है, जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गया, तो वो सभी इकोनॉमी मतलब मार्केट के ऊपर जो अप्लाई होती है वो वाली चीज़ आती है इकोनॉमी, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स हो गया एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए था। ठीक है सर, एक बार्टर सिस्टम होता था, मतलब कि बार्टर सिस्टम जो अपना पहले होता था, कौन सा सिस्टम था वो, मतलब कि सामान के बदले सामान देना। ठीक है, कई बोलते थे भैया तुम मेरे को आधा किलो गेहूँ दे दो, मैं आपको इतने आलू वगैरह दे देता हूँ, तो वो उस हिसाब से होता था। ठीक है, बट अभी तो सभी जगह पर पैसा चलता है। ठीक है, तो वो चेंजेस आए हैं। ओके, द एंटायर एक्टिविटी इज़ मींट फॉर द मार्केट, दैट इज़ फॉर बाइंग एंड सेलिंग। मतलब कि सारी चीज़ किसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, खरीदने और बेचने की तरफ ही है। ठीक है, हम भी सर्विसेज दे रहे हैं तो वो हम बेचने की ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी लगा के चलो। जैसे कि अब मेरा ही है, मैं भी ये पीडीएफ बेच ही रहा हूँ, तो ये मेरी एक सर्विसेज देना हो गया। ठीक है, ये आप मान के चल सकते हैं। और ये फ्री सर्विसेज भी है। क्या है फ्री सर्विसेज, अब ये यूट्यूब पर जो वीडियोस डल रही हैं ये फ्री सर्विसेज है। ओके, गुड्स इसमें क्या है, गुड्स इसमें जो मेरा पीडीएफ का प्रोडक्ट होगा वो गुड्स हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है। अब जो ये तीनों चीज़ें हैं, कंजप्शन हो गया, गुड्स और सर्विसेज, ये तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे इंटरकनेक्टेड है सर, फिजिकली टचेबल जो सब्सटेंसेज होते हैं वो तो होते हैं अपने गुड्स। ठीक है, और जो सर्विसेज होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, नॉन टचेबल हैं। जैसे कि अब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, तब वो पढ़ाई दिखेगी थोड़ी, तो वो वाली चीज़ होगी, वो सर्विसेज में आ गया। ठीक है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, अब मैं पढ़ाने के लिए मैं स्मार्टफोन या फिर फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब गुड्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो वो उससे कनेक्टेड हैं, कंजप्शन भी हो रहा है उनका। इस हिसाब से तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ओके बात, ठीक है सर।
अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन को जो भी मतलब कि उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं वो वाले हम पढ़ने वाले हैं। इसमें 4 मेन हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि जो अभी ये लहर आई हुई है शार्क टैंक को देखकर, वो वाली एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं इनको हम डिटेल में तो आगे समझने वाले ही हैं, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा ये हम मतलब कि आइडिया लेकर चल रहे हैं इनमें होगा क्या क्या, तो वो देख लेते हैं। लैंड के अंदर अपने को जो भी मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज हम इंक्लूड कर रहे हैं वो वाले हो गए। लेबर के अंदर जो भी ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन होगा वो वाला हो गया, वो मेंटल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, वो फिजिकल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। कैपिटल के अंदर मशीनरी होगी, टूल्स होगी, जो भी बिल्डिंग बनाई हुई है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम यूज़ करें वो वाला हो गया। और एंटरप्रेन्योरशिप जो भी बंदा उनको मतलब कि इन तीनों का यूज़ करके जोड़ रखा है जिसने, या फिर तीनों का यूज़ कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि लैंड है उसका अपने को मतलब कि क्या मिलता है रिवार्ड के तौर पर, रेंट मिलता है। लेबर है उसको क्या मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, जो कि हम वेजेस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल, कैपिटल का क्या मिलता है अपने को, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप से सीधी सीधी बात अपने को प्रॉफिट मिलता है, इसलिए हम वो करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब लैंड एज ए फैक्टर था तो उसमें क्या क्या उसका मतलब कि होता है, क्या क्या उसका प्रभाव पड़ते हैं वो देखते हैं। बाय लैंड वी मीन ऑल दैट इज़ गिवन टू अस बाय फ्री, मतलब कि जो भी अपने को मतलब कि नेचर के द्वारा फ्री में दिया गया है उससे अपना मतलब है लैंड से। ठीक है, दिस इंक्लूड्स जस्ट नॉट लैंड बट एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द लैंड, मतलब कि ये सिर्फ धरती की बात नहीं हो रही कि भैया इतनी ज़मीन मेरे को इतने बाई इतने की ज़मीन चाहिए है, आप ये दे दो ये लैंड होगी, नहीं। उससे जो भी अपने को मिलता है, जैसे कि अपने को जो भी खनिज लवण अपने निकलते हैं, या फिर अपने जो सेमीकंडक्टर्स हो गए, या फिर और भी आयरन हो गया, और भी जो भी अपना कोयला वगैरह हो गया, या फिर डायमंड वगैरह भी आई थिंक जो निकलते हैं, तो वो सभी भी उसके अंदर ही आएंगे। ठीक है, ओके सर। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द सोइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, पेट्रोलियम, सनलाइट, वाइंड एटसेट्रा कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द लैंड। ठीक बात है। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब कि लैंड जो अपना वो फर्स्ट फैक्टर है प्रोडक्शन का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, अब है द इनकम ऑफ द दैट ओनर्स ऑफ द लैंड अर्न इन द रिटर्न फॉर द लैंड रिसोर्सेज आर कॉल्ड द रेंट, मतलब कि रेंट की यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर बता दिया है कि जो भी इनकम मतलब कि लैंड के बदले में होती है तो उसको हम बोलते हैं रेंट। रेंट अभी आपने देखा भी होगा, कई बंदे अपनी दुकानों को रेंट पर देते हैं, तो उन्होंने लैंड पर जो भी अपना मतलब कि पैसे वगैरह लगाकर उसने लैंड का यूज़ किया और फिर उससे रेंट भी ले रहे हैं, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अब आते हैं लेबर। लेबर में आ गया अपना ह्यूमन रिसोर्सेज, वो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे इंक्लूड्स ऑल द एफर्ट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स होते हैं जो कि गुड्स या तो सर्विसेज दोनों बनाने में ही अपना मतलब कि प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो वो लेबर के अंदर आएगा। ठीक है, लेबर इंक्लूड द फिजिकल एंड द मेंटल लेबर, ये तो समझ में आ ही गया होगा। द इनकम अर्न बाय द लेबर रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड द वेजेस, मतलब कि जो अपने वेजेस होते हैं या फिर डेली वेज पे बंदे काम करते हैं, तो वो जो होता है वो अपनी इनकम होती है, किसके द्वारा अर्न की जाती है, लेबर के द्वारा। ठीक है सर। अब फिजिकल काम में क्या आ गया, फिजिकल वर्कर्स, जैसे कि अपना मतलब कि कोई भी हम मनरेगा वगैरह वाले काम करने वाले। ठीक है, और जैसे कि अब मेंटल वर्क में आ जाएगा, जैसे कि सेल्समैन हो गया। अब सेल्समैन को मेंटल वर्क ही काम करना पड़ता है कि सामने वाले बंदे को मनाना है, तो दैट इज़ मेंटल वर्क। इंश्योरेंस वाले हैं वो इंश्योरेंस बेचते हैं या फिर इंश्योरेंस का बनाते हैं, वो भी मेंटल वर्क हो गया। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। ठीक है, और सैलरीड पर्सन, मतलब कि जो भी बंदा सैलरीड होता है जिसको सैलरी मिलती है वो एक लेबर के तौर पर काम करता है। ठीक है, सीधा सिंपल बात ये है। ओके सर, अब चलते हैं नेक्स्ट अपना। अब कैपिटल क्या होती है सर, कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा सर। कैपिटल के अंदर हमने देखा था मशीनरी, टूल्स या फिर बिल्डिंग्स या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थी वो सभी। सबसे पहला इसके अंदर है भैया, कैपिटल इंक्लूड्स ऑल द मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड द सर्विसेज। मेन बात यह है कि इसके अंदर वो सभी मैन मेड रिसोर्सेज आएंगे जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए काम में लिए जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। अब इसके अंदर रॉ मटेरियल हो गया, मतलब कि ये क्या है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक जाने वाले जो बीच का मतलब कि मेन पार्ट है वो कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल कैपिटल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज, मतलब कि इस
मतलब कि फिजिकल कैपिटल को, जैसे कि अपनी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई या फिर और जो फिजिकल कैपिटल हो गया, मशीनरी होगी, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? एक तो फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो होता है भैया मनी, और फिक्स्ड कैपिटल के अंदर होता है जैसे कि अपने फैक्ट्री खरीद ली या फिर फैक्ट्री हमने डाल दी, वो एक ही बार डालनी पड़ी, बार बार तो ऐसा है नहीं कि भैया उसको तोड़ेंगे फिर डालेंगे, तोड़ेंगे फिर डालेंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है सर। और क्या हो गया, उसके अंदर मशीनरी भी हमने अपने को एक ही बार लानी पड़ेगी, तो वो भी हो गया अपना फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। इसके अंदर जो अपने को इनकम होती है ओनर को, वो क्या होती है, इंटरेस्ट के तौर पर होती हैं। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में अंदर क्या आता है, इट इज़ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द अदर थ्री फैक्टर्स। मतलब कि इन तीनों फैक्टर जो अभी मैंने पीछे पढ़ाए, उन तीनों का यूज़ करना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आएगा। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप यूज़ लैंड, सॉरी एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो सभी लैंड का भी, लेबर का भी और कैपिटल का भी, तीनों का यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है सर। द इनकम ओकरिंग टू द एंटरप्रेन्योर इज टर्म्ड एज द प्रॉफिट। जो भी उसकी इनकम होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भैया अपनी प्रॉफिट। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या सर, अभी यहाँ पर जो ये डायग्राम है ये इसलिए बना रखा है, यही बड़ा डायग्राम है कि भैया देखो अपने को लैंड और लेबर और ये चारों चीज़ें भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे हैं सर? लैंड अगर मान के चलो नहीं होगी, ठीक है, तो लेबर काम कहाँ करेंगे, या फिर मतलब कि उनको फैक्ट्री ही नहीं होगी तो वो काम कहाँ पर कर रहे हैं, तो वो लेबर का कोई काम नहीं होगा। ठीक है। और अगर मान के चलो कैपिटल नहीं होगी, जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं होगा काम करने के लिए, तो भी वहाँ पर लेबर काम नहीं कर सकता, और लेबर ही नहीं होगा तो कोई काम ही नहीं होना। एंटरप्रेन्योरशिप जो इन तीनों को मतलब कि बता रहा है कि क्या काम करना, अगर ये नहीं होगा तो बाकी तीनों भी नहीं होंगे। इस हिसाब से ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ओके सर। अब दो प्रकार की एक्टिविटी होती हैं, एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या अंदर होता है, मतलब उसके अंदर होता है भैया मनी जनरेटेड होती हैं, मतलब कि एट द एंड पर मनी जनरेट होगी उसके अंदर। ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, बल्कि उसके अंदर इकोनॉमिक मतलब उसके अंदर मनी जनरेट नहीं होगी। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने कोई भी गुड्स बेचे तो उसके अंदर क्या हो गया भैया, अपने को पैसे मिले। ठीक बात सर, ओके। अब जैसे कि अभी मैंने, या फिर उसी के एक ही एग्जांपल से समझे, दूसरा एग्जांपल देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। उसका हो गया भैया अपने को, जैसे कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मान के चलो मैंने किसी पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाया, उससे मैंने ली फीस। ठीक है सर। अभी उससे तो मैंने फ़ीस ले ली। अब बचा अगर कोई मेरे घर का ही मतलब कि छोटा भाई बहन हो गया, अगर मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं उससे तो फ़ीस ले नहीं रहा, तो वो होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ओके सर। तो उसके अंदर दोनों थी, अगर पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाया है तो वो क्या है, उससे मैंने पैसे लिए हैं, तो वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब मैंने खुद के घर के ही बच्चे को पढ़ाया है तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स के टाइप कितने कितने हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इनके अंदर होता क्या क्या सर जी? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है भैया एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पार्टिकुलर सेक्टर के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया भैया एक वूल इकोनॉमी, मतलब कि जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गया तो उसके पूरे को पढ़ना, तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास वही आ गया भैया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखी है। इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना, हाउस होल्ड के बारे में पढ़ना, या फिर प्रोडक्शन फर्म के बारे में पढ़ना, इनके खर्च क्या क्या हैं तो वो उन सभी को पढ़ना, तो हो गया माइक्रो के अंदर। और मैक्रो के अंदर हो गया जैसे कि एक गवर्नमेंट है उसकी जीडीपी, मतलब कि उस देश की जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, उस कंट्री के बारे में पढ़ना, उसकी इकोनॉमिक्स का जो भी बिहेवियर है उसको डिस्कस करना, तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, वही यहाँ पे भी लिख रहा है नेशनल इनकम के बारे में, तो और गवर्नमेंट के बारे में, नेशनल वर्ल्ड, ये सभी सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, मैक्रो के अंदर। और माइक्रो के अंदर आएंगे किसी पर्टिकुलर के बारे में पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है इनके स्पेशली। तो इसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पे लिख रखा है स्टडीज द इंडिविजुअल्स इनकम, मतलब कि स्पेशली अलग बंदे की या फिर अलग इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पढ़ना, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना मैक्रो के अंदर, और ये माइक्रो के अंदर। ठीक है, एनालिसिस द डिमांड एंड सप्लाई, इसके अंदर लेबर के द्वारा जो भी डिमांड सप्लाई होती है उसको डिस्कस किया जाता है। इसके अंदर भैया टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी वो देखा जाता है। ठीक है सर। डील्स विद द हाउस होल्ड एंड द फर्म डिसीजन, मतलब कि इसके अंदर जो डिसीजन होते हैं वो सिर्फ उस चीज़ को ही अफेक्ट करते हैं, इसके अंदर छोटे डिसीजन होते हैं। ठीक है, बट ये वाले जो डिसीजन होते हैं वो पूरे देश के लिए, फिर उस पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे। एग्रीगेट डिसीजन, इसके अंदर बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है सर।
स्टडीज़ द इंडिविजुअल प्राइसेस यहाँ पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर ओवरऑल जो भी मतलब कि प्राइस जो है सेट किया जाता है, जैसे कि एमआरपी यहाँ पर सेट किया गया है इंडिया के अंदर भी। तो स्टडीज़ द ओवरऑल प्राइस लेवल। उसके बाद है एनालाइज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड। इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फूड की जाती है, ठीक है। एग्रीगेट ही डिमांड करी जाएगी और एग्रीगेट ही सप्लाई की जाएगी, ओके है, ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर क्या है, अब इसको डिटेल में मतलब कि लिखा हुआ भी है तो वो देख लेते हैं। अभी सीधी सीधी बात है, माइक्रो को अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है सर? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। मतलब कि एक पूरे तौर पर एक ही इकोनॉमी को पढ़ना, तो वो एक उसके बिहेवियर, उसकी परफॉर्मेंस को पढ़ना, तो वो किसके अंदर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द एग्रीगेट चेंजेस इन द इकोनॉमी सच एज द अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द इन्फ्लेशन। ये सभी चीज़ों के बारे में, एक देश के बारे में पढ़ना, तो वो किस चीज़ में आ गया? अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, ओके सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या है ये सभी यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा भैया। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन रेट, कितना मतलब कि उतार चढ़ाव होता रहता है या फिर कितना इन्फ्लेशन उतार चढ़ाव का रेट है, वो हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, बेरोजगारी दर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या है, क्राइसिस मतलब कि उसके अंदर कितनी मतलब कि वो, जैसे कि अब पाकिस्तान के अंदर भी आई थी इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उस टाइप से हो गया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आ गया। अब इकोनॉमी के 3 टाइप होते हैं। एक तो है कैपिटलिस्टिक, हाँ कैपिटलिस्टिक बोल दिया तो कैपिटलिस्ट, ठीक है, वो इकोनॉमी हो गया। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गया, एक हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहली बात मैं वैसे बता देता हूँ कि मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया के अंदर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और भी होते हैं ग्रीन इकोनॉमी, टूरिस्ट इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इनके बारे में मतलब कितना डिटेल में नहीं होता, ये नहीं कि सब पार्ट के अंदर मान लिए जाते हैं, ठीक है, ओके सर। अब जो ये कैपिटलिस्ट हो गया या फिर सोशलिस्ट हो गया, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है सर? इसके अंदर स्पेशली जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक तो प्राइवेट ओनरशिप होती है इसकी, मतलब कि जो भी इसका मालिक होगा वो कौन होगा? प्राइवेट बंदा, ठीक है, स्पेशली किसी एक व्यक्तिगत हाथों में होगी ये। प्रॉफिट ओरिएंटेशन होगा, इसका मेन ही काम क्या होगा भैया? प्रॉफिट बनाना है अपने को। तो कंपटीशन इसके अंदर होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन ये खुद करते हैं। मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब कि गवर्नमेंट का तो इसके अंदर मतलब कि कोई भी इंटरफेयर होता ही नहीं है, ना के बराबर, ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पर मैं इसको डिटेल में भी देख लेते हैं कैसे क्या है सर, वो देख लेते हैं। पूंजीवाद हम इसको हिंदी में बोलते हैं। टोटल कैपिटलिस्ट के हाथों में होता है भैया कंट्रोल सारा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का भी कंट्रोल कैपिटलिस्ट के हाथों में होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई डिमांड एंड सप्लाई मतलब कि मार्केट क्रिएट करता है, नहीं, डिमांड एंड सप्लाई को क्रिएट करता है कैपिटलिस्ट। वो कैसे सर? जैसे कि अभी मार्केट में फ़ोन की कीमत, मतलब कि कीमत को नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं भैया उसकी कीमत है, उसकी ज़रूरत है भैया 1000 फ़ोन की मार्केट के अंदर। अभी जो कैपिटलिस्ट होगा वो बनाएगा ही 500, तो उसकी डिमांड तो उसने पूरी तो नहीं की, उसने बस सप्लाई चेन को अपने अंदर कंट्रोल में रखा और उसकी मतलब कि डिमांड बढ़ गई है तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इसलिए ज़रूरी नहीं कि मार्केट कंट्रोल ना के बराबर करता है, असली कंट्रोल का होता है भैया मतलब कि उसके कैपिटलिस्ट के हाथों में, ठीक है, ओके सर। अब इसके अंदर है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल, जो भी आइडिया होता है वो सभी लगाते हैं। फैक्ट्री मीन्स प्रोडक्शन होगा और वर्कर्स को भी मतलब वहाँ पर सैलरी वगैरह मिलती है, और ये सभी चीज़ें मिलने के बाद क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, वो भी किसको? कैपिटलिस्ट को, ठीक है, ओके सर। और क्या है यहाँ पर? इससे मतलब कि वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, और फिर जो भी प्रॉफिट, मान लो प्रॉफिट हुआ ज़्यादा तो उसका कुछ हिस्सा फिर वो वापस से लगा भी देते हैं कैपिटल के अंदर ही, ओके सर, ओके सर। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी किसको कहा जाती है भैया? एडम स्मिथ को। वेल्थ ऑफ द नेशंस मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही बोलते हैं, ओके। अब प्राइवेट ओनरशिप, मतलब किसी कैपिटलिस्ट जो होगा उसके हाथों में होती है प्राइवेट ओनरशिप है इसकी। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इनविजिबल हैंड इसको हम बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अदरवाइज मैंने अभी भी बताया कि डिमांड एंड सप्लाई रियलिटी में कैपिटलिस्ट ही कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रॉफिट इसका मोटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ वेरी अनइक्वल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब जो भी इनकम होती है वो हर किसी बंदे के अलग अलग होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद है नो डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब कि सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट का ना के बराबर डायरेक्ट इंटरफेयर होता है, ठीक है।
नॉन एज द मार्केट इकोनॉमी भी हम इसको बोलते हैं, या तो अनप्लान्ड इकोनॉमी भी हम इसको बोलते हैं। ये जो मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना होना, इस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, लेज फेयर पॉलिसी। ओके हैं, ओके। इसमें एमआरपी डिसाइड नहीं होता है, जैसे कि अभी अपना अंदर मतलब कि अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर तो डिसाइडेड है, बट इसके अंदर नहीं होता है। उसका प्राइस भी, जैसे अब फ़ोन वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि भैया 1000 फ़ोन है, उनकी डिमांड मतलब कि 1000 की थी, 500 ही प्रोड्यूस किए, तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ाने का काम किसने किया, कैपिटलिस्ट ने किया। कैपिटलिस्ट ने खुद ही मतलब कि उसकी डिमांड बढ़ा दी, तो उसमें एमआरपी भी डिसाइडेड नहीं था ऑलरेडी। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर अभी हम इनको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। सोशलिस्ट इकोनॉमी पर पहले हम ये पढ़ लेते हैं, या तो फिर हम डायरेक्ट इस पे आएंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या था भैया, कार्ल मार्क्स हैड इंट्रोड्यूस्ड दिस आइडिया इन हिज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मतलब कि कार्ल मार्क्स ने इस सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो हम बोल सकते हैं जब रखा था, क्या रखा था, मतलब कि इसको जन्म दिया था कार्ल मार्क्स ने, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। किस में दिया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उनका था उसके अंदर इसके बारे में लिखा था, या फिर इसके अंदर बताया था। ऑल्सो कॉल्ड द कमांड इम्यूनिटी, सॉरी कमांड इम्यूनिटी बोल रहा हूँ, कमांड इकोनॉमी भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हैं, इन सच एन इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्टेट ओन्ड। मतलब किसी चीज़ बात है, ये मेनली किसके अंदर आती हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो भी हैं वो सारी कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, टोटली गवर्नमेंट की ओन्ड होती है, मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर आएगी टोटली। ठीक है, गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है। ओके सर। ऑल द फैक्ट्रीज, मशीनरी, प्लांट्स सभी जो है किसके द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। स्टेट की जो भी कंट्रोल कम्युनिटी होती है उसके द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। पब्लिक ओनरशिप इसके अंदर होती है। ठीक है, कोई भी प्राइवेट इसके अंदर ओनरशिप नहीं होती। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज डिटरमाइंस द प्राइसेस। जो भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है वही इसका मतलब डिसाइड करती है भैया कितना मतलब कि पैसा लगना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। जैसे अपने इंडिया में भी करते हैं कि भैया सेंटर जो है वो सभी चीज़ों के मिनिमम रिटेल प्राइस को जो है एमआरपी को डिसाइड कर देता है, वो वाली चीज़ हो गई। सोशल वेलफेयर इसका मेन एम होता है, कोई प्रॉफिट इसका मेन एम नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट ओनरशिप किसके पास होती है वो मैंने बता दिया, इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार इसको पढ़ भी देख भी देते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर। टोटली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सोशलिस्ट टोटली गवर्नमेंट या तो पब्लिक सेक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है भैया, दोनों आते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। ठीक है, ओके सर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, टोटली प्राइवेट है तो उसका एग्जांपल है यूएसए। ओके सर। और टोटली गवर्नमेंट है तो उसका है यूएसएसआर, मतलब कि जो अपना रसिया हो गया। और जो अपना इंडिया है उसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, वो हो गया अपना इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में अपना मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मैंने अभी बता भी दिया है कि दोनों का आधा आधा, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर मतलब कुछ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑन किया जाएगा, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। फ्रीडम होगी बिजनेस को स्टार्ट करने की गवर्नमेंट की, बट रेगुलेशन भी लगेंगे उस पर। सप्लाई एंड डिमांड चलेगी लेकिन उस पर प्राइस कंट्रोल भी होता है। ठीक है सर, ओके। बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक ओनरशिप इसके अंदर होती है। हाँ जी सर। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एज वेल एज द डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइसेस। ये सभी चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर बताई वही लिख रखा है। कंसिडरेबल इनक्वालिटीज़ एग्जिस्ट, मतलब कि इनक्वालिटीज़ तो यहाँ पर भी होते हैं, वो भी मतलब कि ठीक ठाक इतने बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पर इनक्वालिटी है, इतना बोल जरूर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ फुल रोल इन द पब्लिक सेक्टर एंड द लिमिटेड रोल इन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि लिमिटेड रोल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी वो जैसे कि हावर्स को फिक्स कर देते हैं भैया इतने घंटे काम करना है, एक्चुअली उसको फॉलो तो नहीं किया जाता, बट फिर भी वहाँ पर रूल रेगुलेशंस तो लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है शायद एडम स्मिथ के बारे में, ये ध्यान रखना अपने को। द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मैनियार्ड केन्स, इनको मतलब कि इन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, जीडीपी का। ये वाला अपने को ध्यान रखना है, किसने, एडम स्मिथ ने। ओके हैं, ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इकोनॉमी के सेक्टर कौन से होते हैं, 3-4 प्रकार के सेक्टर हैं, उन सेक्टर को पढ़ना है, फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर के तौर पर, वर्क कंडीशन कैसे उसके तौर पर, और ओनरशिप कैसे उसके तौर पर। ठीक है, इनमें समझाने का इतना नहीं है, बस डायरेक्टली आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या हो जाएगा भैया जी,
जो भी अपनी प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है वे वाली एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। जैसे कि लैंड हो गई, सच एज रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, मतलब कि लैंड हो गया, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड द मिनरल्स, ठीक है, जो भी मतलब कि प्राथमिक नीड हो जाती हैं या फिर प्राथमिक आवश्यकता हम बोल सकते हैं। इंक्लूड द हंटिंग एंड द गैदरिंग एंड द पेस्ट्रोल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्टिंग, एग्रीकल्चर एंड द, ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। पीपल एंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड द रेड कॉलर वर्कर्स। जो भी इन एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। ओके है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कौन से आते हैं भैया जी? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया टोटली, ठीक है सर। अब और क्या आता है सर? द मेजर एग्जांपल ऑफ फॉल अंडर दिस कैटेगरी आर द प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। पीपल एंगेज इन दिस एक्टिविटी उनको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो कोर इंडस्ट्रीज हैं जिन मतलब कि जिनका दबदबा है, तो वो कौन सी हैं? इलेक्ट्रिसिटी वाली, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जो भी रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं वो, क्रूड ऑयल हो गया, उसके बाद कोयल हो गया, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड द फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब टर्सरी या तो सर्विस सेक्टर हम जिसको बोलते हैं वो बढ़ा गया, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है फिलहाल, लेकिन इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तभी हम मतलब कि जो अपनी ग्रोथ हुई होगी ना वो सबसे ज़्यादा होगी, जैसे कि पहले चाइना की हुई थी। बट अभी आते हैं अपने टॉपिक पर। दिस सेक्टर एक्टिविटी एक्टिविस्ट, मतलब कि जो भी ये एक्टिविटीज़ करते हैं, इस सेक्टर की जो भी एक्टिविटी होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स, ठीक है। बाय इटसेल्फ इकोनॉमी एक्टिविटीज़ इन द टर्सरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस द गुड्स, मतलब कि टर्सरी सेक्टर के इटसेल्फ, मतलब कि अकेला टर्सरी सेक्टर काम कराता है उससे गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं होते, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन, मतलब कि वो एक एड होते हैं या फिर सपोर्ट के तौर पर काम करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ओके सर, अभी अपना पूरा नहीं हुआ है ये। हाँ, एग्जाम्पल क्या क्या है उसके अंदर? आईटी सर्विसेज आ गई, कंसल्टिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग होगी, वो सब इसके अंदर आता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वो सभी भी टर्सरी के अंदर आ गया। इनको वाइट कॉलर वर्कर्स भी हम इनको बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? स्पेशलाइज्ड टर्सरी एक्टिविटीज़ इन द नॉलेज सेक्टर विच डिमांड एंड द सेपरेट क्लासिफिकेशन। पर्सनल वर्किंग इन द ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है सर। एलिमेंट्री स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटी क्लासरूम, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये सभी इसके अंदर आते हैं। क्वार्टनरी एक्टिविटीज टॉप लेवल डिसीजंस आर मेड, मतलब कि ये सभी जो भी टॉप लेवल डिसीजंस अपने बनते हैं किसी देश को संभालने के लिए, तो वो क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं और उनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस इनके अंदर मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, अब आता है अब ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्क कंडीशन के ऊपर बेस्ड जो होता है वो कौन सा टाइप आ गया, वो आ गया, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, सीधी सीधी बात है, ऑर्गेनाइज सेक्टर से तो मेरे को तो यही मतलब कि डिफेंस फोर्सेज अपने को दिखती हैं, वो टोटली ऑर्गेनाइज होती हैं, वर्किंग आवर भी फिक्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे मैंने लिख भी रखी हैं। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर द फिक्स एंड द रेगुलर एम्प्लॉयज़ आर गेट एश्योर्ड वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। विच इज़ रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, ओके सर, गवर्नमेंट के तो है ही है। एंड नो नंबर ऑफ द एक्ट्स अप्लाई ऑन द एंटरप्राइजेज, और यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि कानून भी लागू किए जाते हैं भैया, यहाँ पर इतने घंटे ही काम करना होगा, ये होगा ये होगा, वो सभी। वर्क ओनली फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है सर। ये तो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि ये वाला बंदा मजदूर हो गया, तो वो वाली चीज़ें इसके अंदर क्या है, मतलब कि कोई भी फिक्स्ड और कोई भी वर्क सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कभी भी आपको निकाला जा सकता है, बट इसके अंदर वर्क की सोशल सिक्योरिटी थी, वर्क की अश्योरिटी थी, वो सभी। और नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड भी नहीं होते, कोई फिक्स आवर नहीं है वर्किंग का, ठीक है सर, ये हो गया। लास्ट एंड फाइनल अपना पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, इसमें तो कुछ पढ़ाने का मेरे को तो लगता नहीं है, अगर ये भी समझ में है तो आपको ईजिली आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर अनलिमिटेड जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, बट इसके अंदर लिमिटेड जॉब्स होंगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप CDS की प्रिपेयर कर रहे हो तो इसी के अंदर देख लो कितनी ज़्यादा वो होते हैं जॉब्स, हर बार 300 से मतलब कि इतने ही निकलते हैं ना, मतलब कि लेफ्टिनेंट पोस्ट पर भी 300-400 अराउंड, ठीक है। अनसिक्योर द जॉब्स, सिक्योर जॉब्स होती है इसके अंदर। अनलिमिटेड वर्क्स या पर डे, मतलब कि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सकता है, लिमिटेड टाइम तक पूरा मतलब कि एक दिन में काम करना होता है। अनलिमिटेड एज होती है सर्विस करने की, इसमें लिमिटेड एज होती है ताकि रिटायरमेंट भी होती है उसके बाद। ओनली फॉर द अर्न प्रॉफिट, इसमें सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, इसमें सोशल वेलफेयर के लिए की जाती हैं। अब जैसे कि आर्म फोर्सेज में ही अगर आप जाते हैं तो वो एक सोशल वेलफेयर के लिए भी होगा,
मानता हूँ खुद की कमाई के लिए भी होता है, बट वो एक सोशल वेलफेयर का भी काम है, ठीक है। नो बियर ऑफ द मिस्टेक, मतलब कि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए, नॉट मैंशन अबाउट दिस पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के अंदर ये सभी चीज़ें आती है भैया, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सभी आ गई, और पब्लिक की कॉरपोरेशन जैसे म्यूनसिपालिटी वगैरह, वो सभी चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं, ठीक है। ओके सो यहाँ पर ये अपना चैप्टर होता है पूरा। इससे नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं, अब इससे नेक्स्ट वीडियो, इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये अराउंड 5 से 6 वीडियो के अंदर अपने इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, सी यू, टाटा, बाय बाय। तो अब बात करते हैं आपको पीडीएफ कब और कैसे मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि पीडीएफ फ्री नहीं है, एक पेज का 1 रुपये है भैया, ठीक है। अगर मान के चलो कोई पीडीएफ है जो 10 पेजेस की है, तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। अगर कोई 5 पेजेस की है तो आपको 5 रुपये पे करने हैं, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स कैसे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैसेज करने के बाद मैं आपको गूगल पे, फ़ोनपे की डिटेल्स दे दूँगा, वहाँ पे आप पे करना। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।